नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 वीडियो की क्लास सीरीज वॉच कर रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 30 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 29 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ लिए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। इस सीरीज की पीडीएफ बाइलिंगुअल रखी गई है, हिंदी प्लस इंग्लिश में है, तो आपको जिस भाषा के अंदर सहूलियत होती है लेकर के पढ़ सकते हैं और अपनी सीट पक्की कर सकते हैं एसएससी के एग्जाम में। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अगर आप एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमारे कंटेंट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आपकी नैया पार हो जाएगी। बस शर्त इतना है, जितना बताऊं उतना पढ़ना है। साथ में रोजाना एक मॉक टेस्ट दुनिया के किसी भी एप्लीकेशन जो भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता हो वहां से लगाते रहना है। और बहुत लिमिट कंटेंट के साथ जो है आप जीके जीएस में अपनी नाव को उस साइड ले जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए सीधे आप हमारे व्हाट्सएप पे पहुंच के कंटेंट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंटेंट अवेलेबिलिटी की बात करें तो एसएससी के लिए और रेलवे के लिए है। ठीक है मेरे भाई, अभी एसएससी वालों के लिए क्या क्या है तो एक टॉपर्स चॉइस है और एक अभी जो आप 35 सीरीज वॉच कर रहे हैं। ये दोनों जिन्होंने अच्छे से पढ़ लिया और एक मॉक टेस्ट रोज लगा लिया, उनकी जो है जीके जीएस में कोई नहीं रोक सकता एसएससी के एग्जाम में। रेलवे वालों के लिए क्या है हमारे तरफ से, तो ये एक परीक्षा दर्पण है और एक योद्धा सीरीज है। इन दोनों सीरीज अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके रेलवे भी जो है बेड़ा पार करवा देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास हमारी पहले प्रश्नों के साथ। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट ही आपके लिए अमृत जैसा है, इसे अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। पहला जो प्रश्न है, राज्य का मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। राज्य में सीएम, राज्यपाल, डीएम इत्यादि के अलावा एक मुख्य सचिव भी होता है जनरली। ठीक है, तो उनके संदर्भ में नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको जो है स्टेटमेंट को पढ़ के सही उत्तर का पता लगाना है। पहला स्टेटमेंट कहता है, भारत में मुख्य सचिव का कार्यालय वर्ष 1799 में लॉर्ड वेलेजली के अधीन अस्तित्व में आया था। यह अपने आप में सही है। लॉर्ड वेलेजली के लिए आप ज्यादातर क्वेश्चन अटेंड करते होंगे एग्जाम में। इंडिया में सहायक संधि है ना, सहायक संधि करने वाले अंग्रेज लॉर्ड वेलेजली ही था, है ना। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में विदेशी शक्ति सबसे पहले सहायक शक्ति जो संधि किए थे वो थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, है ना। तो ये फ्रांसीसी थे। अगर अंग्रेज में बात करेंगे तो जो है लॉर्ड वेलेजली थे। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका सही है कि मुख्य सचिव का जो ऑफिस है वो 1799 में वेलेजली के काल में अस्तित्व में आया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यों में मुख्य सचिव राज्य प्रशासन के सभी मामलों पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में राइट है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाता है। इन दोनों स्टेटमेंट से मुझे दो क्वेश्चन आंसर याद रखनी है कि भाई मुख्य सचिव जो राज्य में होते हैं वो कब अस्तित्व में आया, तो अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ली के काल में 1799 में। और जो मुख्य सचिव होते हैं वो किसके सलाहकार होते हैं, तो सीएम के सलाहकार होते हैं। अब आइए इनसे संबंधित फैक्ट को पढ़ते हैं। देखिए, जो राज्य में मुख्य सचिव होते हैं वो कोई भी नहीं बन सकता। ये एक राज्य का वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। मतलब वरिष्ठतम मतलब सीनियरिटी के हिसाब से सबसे सीनियर जनरली जो है मुख्य राज्य के मुख्य सचिव के पद पे जो है नियुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। लगा 440 वोल्ट का झटका, है ना। आपके हिसाब से राज्य की सभी नियुक्तियां लगभग राज्यपाल के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन ये नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया तो जाता है, लेकिन किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से। तो यहां पे दो क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री, लेकिन राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके नाम पे किया जाता है, तब आप कहेंगे राज्यपाल के नाम पे किया जाता है। ये जरूर याद रखना है, ठीक है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रशासनिक सलाहकार होते हैं, यानी जो है एडवाइस देते रहते हैं, है ना। इसके अलावा इसकी कार्यकाल का समय फिक्स नहीं होता है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। राज्यों के मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो राज्य प्रशासन होते हैं उनके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। इनके अलावा जो राज्य में सिविल सर्विस, जैसे जैसे बिहार में बीपीएससी, है ना, यूपी में यूपी
यूपीपीएससी यूपीपीसीएस, तो उनके जो हेड होते हैं ना, इनकी भी रोल यही निभाते हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। राज्यों के मुख्य सचिव कई सारे संस्थाओं के हेड होते हैं, जैसे राज्य सिविल सेवा बोर्ड, मैंने अभी बीपीएससी और यूपीपीसीएस का उदाहरण दिया। राज्य के सचिवालय जो होता है उनके हेड जो है इन्हीं को माना जाता है, यही होते हैं। यहाँ पे नोट करके मैंने एक चीज लिखा है, जहां भी नोट रहेगा वो आपको एग्जाम में गलती कराने से बचाएगा, है ना, मारने और बचाने दोनों की दवाएं देता हूं, ठीक है भैया। राज्यों में मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता जरूर है, लेकिन किसके नाम पे? राज्यपाल के नाम पे। तो अगर नियुक्ति कौन करता है तो आपका आंसर हो गया भैया सीएम, और किसके नाम पे होता है तो आपका आंसर हो गया भैया गवर्नर। दोनों बात ध्यान रखना, ठीक है भाई। इनके अलावा एक और नोट है यहाँ पे, राज्य के मुख्य सचिव राज्य कैबिनेट के पदेन सचिव भी होता है। जो राज्य में कैबिनेट स्तर होती है उनके पदेन सचिव भी कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। नोट, राज्य पुलिस के अंतर्गत जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनका नाम होता है भैया डीजीपी, पोस्ट का नाम होता है डीजीपी। जो होता है पुलिस महकमा के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है। इनके अलावा एक और नोट है, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के नए राज्य मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल को बनाया गया है। इसे VVI कर लेना। आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी जी थी। उसी प्रकार से वो जब एग्जाम में आ सकती है तो ऐसे क्वेश्चन अवश्य आएंगे। इसे जो है डायरी में लिख लेना, करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर। इनके अलावा नोट एक और है, नवंबर 2025 में राजस्थान के नए मुख्य सचिव के तौर पे भी श्रीनिवास को जो है नियुक्त किया गया है। तो ये दो स्टेट है जिन्होंने 2025 में अपने नए मुख्य सचिव को नियुक्त किया है। ये दोनों VVI रहेगा करंट सेक्शन के लिहाज से, और जो ऊपर मैंने थ्योरी दिया है वो आपके जो है वो तो भाई स्टैटिक वर्जन में है ना, यानी वो तो बदलने वाली चीज नहीं है ना। इनके अलावा राज्यों में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, है ना, महाधिवक्ता का राज्यों में वही दर्जा है, राज्यों में महाधिवक्ता का वही दर्जा है जैसे दर्जा केंद्र में महान्यवादी का है, ठीक है भाई। महान्यवादी केंद्र में होता है, एक ही को होगा पूरा इंडिया में, और जो आपका महाधिवक्ता है वो सभी स्टेट के अंदर होते हैं। ये राज्य सरकार के सबसे बड़े जो है ना विधिक अधिकारी होते हैं, यानी कानूनी अधिकारी होते हैं, और महान्यवादी है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखना, रिलेट करके पढ़ेंगे इजी हो जाता है चीज, है ना। महान्यवादी केंद्र में होता है और महाधिवक्ता राज्य में होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति गवर्नर करते हैं, उस प्रॉपर राज्य के गवर्नर, और महान्यवादी की नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है भाई। ध्यान रखना, इतनी बात तो ध्यान रही जाएगी। एक और ध्यान रखना, महान्यवादी की नियुक्ति की जो आर्टिकल है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 76 के अनुसार इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है, और महान्यवादी जो है प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति साहब चाहेंगे तब तक अपने पद पे बने रहेंगे महान्यवादी। एक क्वेश्चन आपके लिए, वर्तमान में महान्यवादी कौन है जरूर बताना, जिनको आता होगा, जिनको नहीं आता होगा सीख लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे महाधिवक्ता राज्यों में केंद्र के महान्यवादी के समकक्ष होते हैं, है ना। महाधिवक्ता की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 165 के अनुसार किया जाता है। अभी मैंने महान्यवादी की नियुक्ति का भी आर्टिकल आपको दे दिया था, आर्टिकल 76, ठीक है भाई। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं भैया, महान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उसी प्रकार से राज्यों में महाधिवक्ता जो है वो उस राज्य के राज्यपाल के पद पर्यंत को प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। महाधिवक्ता राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, उसी प्रकार से महान्यवादी केंद्र के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। यह राज्य सरकार को कानूनी मामले पर सलाह देता है, और महान्यवादी क्या करता है भैया, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को कानूनी मामले पर सलाह देते हैं। अब देखिए महाधिवक्ता का जो लिमिटेशन है यहाँ पे ये मैं दर्शा रहा हूं, साथ में महाधिवक्ता का भी लिमिटेशन आपको दर्शा दूंगा। इतने बड़े अधिकारी होने के बाद कुछ लिमिटेशन इन पे लगाया गया है। जैसे महाधिवक्ता को राज्य के जो विधान मंडल होते हैं, यानी विधानसभा विधान परिषद, उनके बैठक में तो भाग लेने का पूर्ण अधिकार है, यहां तक कि बोलने का भी अधिकार है। बैठक में बैठेंगे, बोलेंगे, है ना, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। किनको? महाधिवक्ता को, राज्य के अंदर। सेम इसको रिलेट कर लेंगे महान्यवादी से,
जहां जहां जो है मैंने राज्य कहा है वहां वहां केंद्र लगा दीजिए। अब यहाँ पे राज्य विधानमंडल की जगह पे केंद्र में इनके समतुल्य क्या है भाई, है ना, संसद कहते हैं हम जिसे, जिसमें लोकसभा राज्यसभा आ जाता है, मतलब हाउस के रूप में। वहां पे महान्यायवादी तो बैठक में भाग लेते हैं, साथ में बोलते भी हैं, लेकिन यहां पर भी इनको वोट देने का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है मेरे भाई, कहां, संसद में। महान्यायवादी के बाद कहां पे, संसद में। महाधिवक्ता का बाद कहां पे, राज्य के विधानमंडल में। चलते हैं, यहां पे नोट करके एक चीज और लिखा है, महाधिवक्ता बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में हाई कोर्ट के जज बनने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर आपको महाधिवक्ता बनना है तो आप में कम से कम इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आप हाई कोर्ट के जज बनने लायक हो। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति हुई है, इसे भी वीवीआई कर लेना। अरे महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर पूछा जा सकता है, तो क्या महाराष्ट्र के नए महाधिवक्ता नहीं पूछे जा सकते? जरूर पूछे जा सकते हैं। तो दिसंबर 2025 में महाराष्ट्र के नए महाधिवक्ता के रूप में मिलिंद साठे को नियुक्त किया गया है। तो इस साठे साहब को याद रखेंगे, इन्होंने वीरेंद्र सराफ साहब का स्थान लिए हैं। ठीक है मेरे भाई। नगर पालिका, अब यहां पे जो दूसरा स्टेटमेंट था उसके बारे में बता रहा हूं। दूसरा स्टेटमेंट शायद नगर पालिका से संबंधित था, है ना। नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? महापौर या मेयर, है ना। महापौर महाराष्ट्र में जो कहा जाता है, इसे अंग्रेजी में अपन मेयर कहेंगे। ये क्या होता है? नगर पालिका का जो है प्रमुख आदमी होता है। इसका जो है चुनाव के माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है, इनको जनता चुनती है। ठीक है, मेयर या महापौर का चुनाव होता है, इनको कौन चुनता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। यहां पर नोट करके मैं इस बात को काट रहा हूं कि राजनीतिक प्रमुख है ये। ठीक है भाई, ये जनता का चेहरा है। अगर नगर पालिका का वास्तविक प्रशासनिक शक्ति किसके हाथ में है ये पूछा जाए तो नगर आयुक्त कहेंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर कहेंगे, या चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कहेंगे। ये डिपेंड करता है कि भाई नगर पालिका यह कहलाता है वो क्षेत्र या नगर निगम कहलाता है वो क्षेत्र। इस हिसाब से इस पोस्ट का नाम बदल जाएगा। ये दोनों समकक्ष पोस्ट ही है, तो आप याद रखें म्युनिसिपल कमिश्नर या चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जो है नगर पालिका या नगर निगम का प्रशासनिक शक्ति का मालिक होता है, जबकि नगर पालिका का राजनीतिक प्रमुख जो जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से सिलेक्शन लेते हैं वो महापौर या मेयर होते हैं। ठीक है मेरे भाई। गांव घर में मुखिया तो जानते ही होंगे, ग्राम पंचायत वगैरह में। इनके अलावा निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कथन पहला है भैया, है ना, कि भाई M1, M2, M3 और M4 में किसे नैरो मनी की संज्ञा दी गई है? नैरो मतलब स्मॉल कह सकते हैं, छोटा कह सकते हैं, लिमिटेशन वाला चीज हो जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय अस्थायी रूप से 1947 में कोलकाता से मुंबई लाया गया था। ये चकमा देने वाली बात हो गई। एक्चुअली हुआ क्या भाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट जो है ये आपके 1934 में आया। इसके थ्रू क्या हुआ कि 1935 में आपके आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की जब स्थापना हुई, है ना, हाँ, तो 1935 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी तो उस समय जो है इसके ऑफिस जो है कोलकाता में रखा गया था। ठीक है, फिर बाद में 1937 में इसको परमानेंट जो है ना, इसकी केंद्रीय कार्यालय को शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में, उस समय के बॉम्बे में, है ना। तो यहाँ पे 1947 होने की वजह से ये रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट पहला सत्य है और दूसरा जो है गलत है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये केंद्रीय बैंक है इंडिया का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय था इसे 1937 में कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था, शिफ्ट किया गया था। मुद्रा आपूर्ति का वर्गीकरण 1977 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भाई जो मुद्रा सप्लाई है उसकी वर्गीकरण रिजर्व बैंक ने कब किया, तो आप कहेंगे 1977 में किया। ठीक है भाई। इसमें रिजर्व मुद्रा सहित 4 श्रेणी में बांटा गया है। ये 4 श्रेणी M1 से लेकर के M4 तक के होता है। ठीक है मेरे भाई, है ना, ये कोड समझ लीजिए, है ना। इनके अलावा उपलब्धता के आधार पर या तरलता के आधार पर सबसे अधिक लिक्विडिटी M1 मुद्रा का होता है। यानी हम लोग जो पैसा कौड़ी देख रहे हैं अपने घर द्वार में थोड़ा बहुत, है ना, वैसे देख कहाँ रहे हैं, तो ये जो है आपके M1 मुद्रा में आएगा। ठीक है भाई। तो अगर आपसे पूछे कि M1, M2, M3, M4 यानी जो मुद्रा की पैमाना या फिर आप कहेंगे एक मेजरमेंट का जरिया है, तो इन चारों में से जो है सबसे ज्यादा फ्लो मार्केट में किसकी होती है? लिक्विडिटी, उपलब्धता किसकी होती है? तो आप कहेंगे M1 मुद्रा का होता है।
और सबसे कम जो है M4 मुद्रा का होता है। ये दोनों बात ध्यान रखना। M1 इसे नैरो मनी भी कहा जाता है, भले ये उपलब्धता के आधार पे सबसे ज्यादा हो, लेकिन इसे नैरो मनी की संज्ञा दी गई है। अब बात वही हो गया, जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कद्र नहीं होती है। जैसे कई सारे चीज है, आपके माता पिता का प्यार है, हवा है, धूप है ना, ये सब क्या है भैया, फ्री में मिलने वाली चीज, इनकी कद्र नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अगर फ्री में क्लास है हमारा यूट्यूब पे तो इसकी भी शायद कद्र कम है। ठीक है, तो ये M1 उपलब्धता के आधार पे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसे नैरो मनी की संज्ञा दी गई है। अब M1 में कौन कौन से पैसे आते हैं इसको ध्यान रखना है। जनता के पास उपलब्ध मुद्रा, जो भी हमारे और आप चाहे जो भी जनता है इस देश के, उनके पास जो भी अवेलेबल है मुद्रा, है ना, साथ में हम उसमें क्या जोड़ेंगे, बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की मुद्रा और RBI का अन्य जमा, ये सभी एक साथ मिला के M1 बनाते हैं। और ये सभी नैरो मनी के अंतर्गत आने वाली मुद्राएं या फिर अकाउंट वगैरह हैं, अगर बैंक के लिहाज से बात करें तो। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई नैरो मनी में बैंक के कौन से अकाउंट आते हैं, तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आता है ना, कई प्रकार के अकाउंट होते हैं। यहाँ पे M2 में क्या आता है, जो आपने M1 को समझा वो तो आता ही आता है, M1 तो आता ही आता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट का धन भी इसमें जोड़ दिया जाए तो इसे हम M2 कहेंगे। तो आपसे यहाँ पे एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया था कि M1, M2, M3 और M4 इनमें किसमें से जो है ना, किसमें, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, M1 के साथ पोस्ट ऑफिस, मतलब M2 यहाँ पे डैश दिया गया था, और फिर M1 के साथ किसको जोड़ते हैं कि M2 बन जाता है, तो M1 के साथ आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट का धन जोड़ेंगे तो M2 बन जाता है। ठीक है, अब M3 क्या होता है, इसे व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी कहा जाता है। जैसे नैरो मनी अभी आपने M1 को कहा था, M3 को व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी कहा जाता है। अब इस M1 को जो आप समझे हैं वो तो समझे ही हैं, जब इसमें सावधि जमा जोड़ देंगे ना, बैंक का सावधि जमा जोड़ देंगे तो ये M3 बन जाता है। M2 में क्या हो रहा था भाई, M1 के साथ डाकघर की सेविंग अकाउंट का पैसा जोड़ दो। M3 में क्या हो रहा है भाई, M1 के साथ जो बैंक के सावधिक जमा वाला अकाउंट है उनकी धन जोड़ दो, तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा। M4 क्या होता है, M3 के अंदर डाक बचत बैंकों के सभी जमा अगर आपने जोड़ दिया ना, डाकघर में जितने भी प्रकार के बचत वाला योजना मतलब धन है वो अगर आपने जोड़ दिया M3 में, तो आपके जो है M4 मुद्रा हो जाएगा। तो ये चेन जरूर याद कर लें, जैसे भी आपको याद होता है, यहां से आए दिन एग्जामिनर क्वेश्चन फेंकते रहते हैं। इनके अलावा किसी अर्थव्यवस्था में परिचालित मुद्रा के कुल भंडार को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में परिचालित मुद्रा के कुल भंडार को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है। ठीक है, किसी से झगड़ा मत करना, साइकिल चलाना। ठीक है बेटे, लगा दो, खींच दो। केंद्रीय बैंक के मुद्रा को मुद्रा आपूर्ति डेटा में MO के रूप में नामित किया गया है, जबकि कमर्शियल बैंक के मुद्रा को M1 और M3 पैमाना में अलग किया गया है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी M2 और M4 में शामिल है। यहाँ पे जो चीज मैं ऊपर में आपको किसमें कौन सा चीज ऐड होने से क्या बन जाता है ये बताया, यहाँ पे एक साथ लिखा गया है और कोई चीज नहीं है। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है ना, आप सभी को पता होगा, है ना। प्रमुख आपके अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं खुलेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे किसी आदमी का खाता नहीं खुलता है। ठीक है, प्रमुख काम में नोटों का निर्गमन है, निगमन, यहाँ पे निर्गमन लिखना चाहिए। प्रतिभूतियों की लेन देन है। कमर्शियल बैंक को धन देना, उधार देना, लोन देना है। मौद्रिक नीति बनाना है। मौद्रिक नीति के कई सारे पार्ट होते हैं, अभी आपने सुना होगा, रेपो रेट घटा दिया RBI, रेपो रेट घटा दिया RBI तो लोन इजी हो जाता है, जिससे बैंक अपना जो है बैंक रेट या ब्याज दर कम कर देते हैं। यह मुख्य भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन भी करता है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 1935 में किया गया था और 1937 में इसे कोलकाता से इसकी जो अस्थायी कार्यालय था उसे मुंबई में शिफ्ट किया गया था और 1949 में इसकी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से
3 4 5 ईस्वी याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने अभी कहा था कि भाई 1977 में जो है इन्होंने मुद्रा वर्गीकरण का पैमाना फिट किया था 1977 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना की कमेटी पूछी जाती है तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा जो है इनकी स्थापना किया गया था। वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? शक्तिकांत दास। तो कब का हट गया है ना, शक्तिकांत दास नहीं है, ये गलत हो गया है टाइप, शक्तिकांत दास नहीं है वर्तमान में, मल्होत्रा साहब है ना, इसको काट देंगे, ठीक है, इसको जो है काट दीजिए शक्तिकांत दास का, है ना, इधर भूल जाइए शक्तिकांत दास को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी महिला गवर्नर अब तक नहीं बनी है। जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो अभी तक कोई महिला नहीं बनी। हाँ, डिप्टी गवर्नर जरूर बनी है, अभी हाल फिलहाल में भी अपॉइंट हुई है डिप्टी गवर्नर के रूप में पूनम जी, है ना, तो भी याद रखेंगे। और पहला केजी उदेसी मैडम था, उनको भी याद रखेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी महिला जो है रिजर्व बैंक में न तो गवर्नर बना है, कोई भी महिला न तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनी है। अभी तक कुछ ऐसे पोस्ट है जो अभी महिला होल्ड नहीं की है इंडिया के अंदर। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ एक फिनटेक वर्ड है यहाँ पे, है ना, फिनटेक, है ना, इसमें क्या क्या आता है मैं थोड़ा समझा दूं, आने वाले समय में आपसे पूछा भी जा सकता है। ये फिनटेक, इसका जो है ये शॉर्ट फॉर्म है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का, है ना, फाइनेंशियल से फिन ले लिया और टेक्नोलॉजी से टेक ले लिया, फिनटेक बन गया, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाली घटक जैसे डिजिटल पेमेंट, है ना, डिजिटल ऋण, बैंक टेक, इंश्योर टेक, रेग टेक, क्रिप्टो करेंसी, यानी जो भी मुद्रा लेन देन व्यवस्था को संचालित करने वाला एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म है वो फिनटेक में आ जाता है। ये मोटा मोटा में समझ के रखना, काम आवेगी आगे, ठीक है। इनके अलावा वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर याद रखना, क्योंकि 4 में 3 तो गवर्नर का नाम देते हैं और एक दूसरा नाम दे देते हैं, और आपको जो है पूछता है कि इनमें से कौन वर्तमान में डिप्टी गवर्नर के पोस्ट पे नहीं है। तो 4 डिप्टी गवर्नर वर्तमान में जो है स्वामीनाथन जे है, टीबी रविशंकर है, डॉक्टर पूनम गुप्ता, इनके हाल में ही अपॉइंट हुए थे और आपके एक एग्जाम में आया भी था, और ये मैं पहले ही बता चुका था। क्योंकि कुछ ऐसे सर्टेन चीजें जो अगर आप नियुक्ति वगैरह होता है ना तो वो एग्जाम में आने के लिए तैयार ही रहता है, ठीक है भाई, तो इनको ध्यान रखेंगे। अब ये पूछे जा चुके तो ये तो अब नहीं आएंगे, लेकिन एक और हुए हैं नियुक्ति अक्टूबर 2025 में, है ना, शिरीष चंद्र मुर्मू, एगो है भैया गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना, वो अलग आदमी है, ये है शिरीष चंद्र मुर्मू, ठीक है भाई। ये डिप्टी गवर्नर बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अक्टूबर 2025 से, इनको भी वीवीआई कर लेंगे। मैंने इस क्लास में अब तक दूसरा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं और लगभग 5 जो है न्यू नियुक्ति, है ना, बहुत की पोस्ट के बारे में बताया हूं, ध्यान रखना ये सब। बाद में कि आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब तो कॉमन चीज जो जनरली याद ही होती है और यहां से पूछे जाने की संभावना कम होती है, ऐसे चीज ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। नोट 2025 में नियुक्त हुए डिप्टी गवर्नर को याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे नोट करके भी एक बार और इतलाह कर दिया हूं आपको। इनके अलावा एक सवाल आपसे है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, इसीलिए ऊपर में शायद करेक्शन नहीं किया हूं मैं, है ना, तो ये बताइएगा जरूर। 1-2 सवाल अभी तक पूछा हूं मैंने, है ना। डॉक्टर टी रविशंकर की नियुक्ति 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों में से एक श्री अजय नारायण झा के त्यागपत्र के बाद किया गया था। देखिए वित्त आयोग जो है, सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। वित्त आयोग कितने वर्ष की निकाय है, तो ये 5 ईयर की निकाय है। अभी आपके 16वें वित्त आयोग का गठन तो हो चुका है, लेकिन ये वर्किंग में है क्या अभी वर्तमान में, तो ये वर्तमान में वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल स्टार्ट होगा ये आपके 1 अप्रैल यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2026 से काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन गठन बहुत पहले 2023 में हो गया था, और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नीति आयोग के भूतपूर्व, है ना, जो है उपाध्यक्ष, इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगडिया को बनाया गया है, ठीक है भाई। तो वित्त आयोग के बारे में क्या क्या जानते हैं मोटे तौर पे, ये 5 वर्षीय निकाय है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, अरविंद पनगडिया। ये कब से कब तक के लिए फॉर्म किया गया है, तो वित्तीय वर्ष 26-27 से लेकर 31 तक, है ना। इसके अलावा जो आपका ये वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और वित्त आयोग वाला आर्टिकल कौन सा है इंडिया में, तो 280 आर्टिकल है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इतनी बात आपको यहां से ध्यान रखना है। बाद बाकी मैंने ये लाइन इसलिए लिखा है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा, 16वें का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बता देना, है ना।
1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक होगा, 5 वर्ष तक चलती है। ओसबर्न स्मिथ जो थे ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे, अंग्रेज थे, है ना, की पोस्ट है तो अंग्रेज ही रहेगा उस समय, है ना। बाद में भारतीय मूल के पहले गवर्नर सीडी देशमुख साहब बने थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी मैडम थी, इनको ध्यान रखेंगे। और इससे पहले अभी आपने देखे कि जो न्यू अपॉइंटमेंट महिला थी पूनम, उनको भी पूछ लिया गया एग्जाम में। और अभी एक शिरीष चंद्र मुर्मू, शिरीष चंद्र मुर्मू था, मुर्मू था जी, शिरीष चंद्र मुर्मू, ये भी जो है न्यू अपॉइंट है, इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेड़ पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। ए टू जेड क्वेश्चन जो है आपके कथन स्टेटमेंट के रूप में पढ़ाता हूं, क्योंकि न्यू एग्जाम पैटर्न यही आपसे डिमांड करता है। अब वो टीसीएस वाला जमाना चला गया है। पहला स्टेटमेंट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है, यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करती है ना। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल से प्राप्त होता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका जो है अपने आप में सही है ना। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होती है, ये बिल्कुल सही है, हाँ, है ना। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहां से आता है, तो जल के अपघटन से आता है, और जल अवशोषित किया जाता है भाई, है ना। तो यहां से आपको जो है क्या निकलता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, निकलता कहना सही नहीं। एक सेकेंड, कोई बच्चा फोन कर रहा है। इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले आवश्यक घटक क्या क्या है, तो सूरज की प्रकाश, इसीलिए रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, ये जो है मुख्य घटक है आपके फोटोसिंथेसिस होने के लिए। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाले ऑक्सीजन पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित जल से प्राप्त होता है ना। इसके अलावा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों में पत्ते का रंग क्या होता है, हरा होता है। ये बहुत कॉमन बात है, क्योंकि क्लोरोफिल दृश्य स्पेक्ट्रम के सभी रंगों का समान रूप से अवशोषण नहीं कर पाता है, और मुख्यतः लाल और नीले रंगों का ही अवशोषण कर पाता है तथा हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, इसी कारण जो कह सकते हैं कि पत्ते का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की घटना सबसे अधिक लाल रंग में होती है। यहां से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं कि भाई प्रकाश संश्लेषण की घटना सबसे अधिक किस रंग में होती है, तो लाल रंग में, तथा सबसे कम जो है आपके बैगनी रंग में होता है। सेम वैसे ही जैसे सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य बात करेंगे तो कौन से रंग का होता है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो है ये आपके लाल रंग के होते हैं, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है ये आपके बैगनी रंग का होता है। जब आप प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये आप देखेंगे लाल रंग सबसे ऊपर और जो बैगनी रंग है वो सबसे नीचे होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक में होती है। कहां पे होती है, हरित लवक में होती है। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को स्टार्ट करता है। ठीक है भाई, इनके अलावा क्लोरोफिल में जो घटक पाई जाती है वो मैग्नीशियम होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कई सारे बातों को तोड़ के एग्जामिनर आपके साथ क्वेश्चन रख सकता है, भाई क्लोरोफिल कहां पाया जाता है ना। अब पेड़ पौधा ऑप्शन में नहीं दिया है, क्लोरोप्लास्ट दे दिया है और भी कुछ दे दिया है, तो आपको क्लोरोप्लास्ट आंसर करना है। इसके अलावा सुक्रोज और स्टार्च पौधों के मुख्य कार्बोहाइड्रेट उत्पाद है। जैसे हमारे शरीर को जो है कार्बोहाइड्रेट लगती है किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में लगती है। हमारा शरीर जो है ऊर्जा लेता है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के रूप में। उसी प्रकार से सुक्रोज और स्टार्च जो है ये पौधों में जो है मुख्य कार्बोहाइड्रेटिक उत्पाद है। सुक्रोज जो है कोशिका द्रव में संश्लेषित होता है, जबकि स्टार्च हरित लवक के भीतर संश्लेषित और संग्रहित होता है। इस प्रकार की बातचीत को जो है आपको ध्यान रखना है, कहां पे जो है आपका संश्लेषित होता है। आपसे पूछा जा सकता है भाई पौधों के अंदर सुक्रोज कहां पे संश्लेषित होता है, तो कोशिका द्रव में, और स्टार्च कहां पे होता है, तो हरित लवक में होता है। ठीक है मेरे भाई, इनके अलावा निम्नलिखित में दिए गए कथन को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है 1565 में बनहट्टी का युद्ध के प्रसिद्ध युद्ध में विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन सल्तनतों के मध्य लड़ा गया था। भाई विजयनगर और डेक्कन के जो छोटे छोटे राज थे, सही बात है भाई, सल्तनत कह सकते हैं, गुट बना के लड़े हुए थे। अरे वही तालीकोटा का युद्ध है जिसे बनहट्टी और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, ये सही लिखा गया है। दूसरा है कन्नौज पर अधिकार हेतु प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष के मध्य में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव को विजय मिली थी, परंतु यह अंतिम रूप से कन्नौज पर प्रभुत्व नहीं जमा सका, ये भी सही है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में पहले भी
कि जो कन्नौज के मामले पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है मेरे भाई, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। ये लगभग 200 साल तक युद्ध चला था। इसमें कई बार उतार चढ़ाव आया, कभी पाल ने जीता, कभी राष्ट्रकूट ने जीता, कभी प्रतिहार ने जीता, लेकिन फाइनल रूप से यहां पे लिखा गया है कि ध्रुव यानी ध्रुव राष्ट्रकूट वंश के थे, इनको जो है फाइनल रूप से विजय नहीं मिला था। सही बात बोल रहे हैं, लास्ट में इनको विजय नहीं मिला था, लास्ट में जो है ये प्रतिहार वंश के पास चला गया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में राइट हो रहा है। मैं एक ही जैसा प्रश्न को एक टॉपिक से स्टेटमेंट नहीं रख रहा हूं। एक आप यहां पे देख रहे हैं विजयनगर साम्राज्य को छेड़ रहे हैं, तो दूसरा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के तरफ चल रहे हैं, मतलब पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के तरफ चल रहे हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन से कई सारे चीजों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यही है प्योरिटी, है ना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलवा के देता है। 1565 का तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था, जो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत। यहां से एक क्वेश्चन और याद रखना जो कई बार बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पेयर है। आपको दक्कन सल्तनत में जो है 5 आता था, तो पांचों के पांचों विजयनगर के खिलाफ युद्ध नहीं किया था, 5 में 4 ही युद्ध किया था। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर। यहां पे एक जो फरार है वो है बरार। बरार जो है इसमें भाग नहीं लिया था। तो आपसे पूछा जाता है कि तालीकोटा के युद्ध में दक्कन सल्तनतों में से कौन भाग नहीं लिया था, तो आप कहेंगे बरार नहीं लिया था। बाद बाकी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर जो है लिए थे। एक तरफ ये चारों थे और दूसरे तरफ विजयनगर साम्राज्य के लास्ट अरबिदु वंश था। ठीक है मेरे भाई, परिणाम क्या होता है, विजयनगर की जो है हार हो जाती है, यानी अरबिदु वंश की हार हो जाती है। अरबिदु वंश मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विजयनगर पे 4 वंश ने शासन किया था और लास्ट वंश जो था वो अरबिदु वंश था, और इन्हीं के काल में ये तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तो अरबिदु वंश कहूंगा विजयनगर जगह पे, तो आप समझ जाना। परिणाम स्वरूप जो विजयनगर या अरबिदु वंश की हार हो गई, उसके वास्तविक शासक राम राय मारे गए, यानी अरबिदु वंश की जो वास्तविक शासक थे राम राय, ये तालीकोटा के युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, और हम्पी राजधानी को लूटा हुआ तबाह किया गया, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। तो आपसे एक बात और पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना, तो आप कहेंगे तालीकोटा का युद्ध 1565। ठीक है भाई, अब देखिए विजयनगर साम्राज्य पे 4 वंशों ने शासन किया। ये कई बार बता चुका हूं, लेकिन जरूरी है, बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं एग्जामिनर यहां से। विजयनगर साम्राज्य पे 4 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। पहला था संगम। ठीक है भाई, संगम मैंने एक बार और आपको बता चुका हूं कि भाई एक संगम काल है और ये संगम वंश है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। संगम काल मतलब, संगम मतलब गैदरिंग, जमावड़ा, जो तमिल साहित्य का मतलब एक गैदर हुआ करता था, उसके नाम पे संगम काल का नाम दे दिया गया, जो इतिहास में 3 संगम का वर्णन है। ठीक है भाई, वहां पे हम चेर, चोल और पांड्य वंश को पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें तिरुक्कल, तिरुवल्लुर, है ना, मणिमेखले, ये सब किताब वगैरह की जो है वहां पे हम बता चुके हैं, पढ़ाए हैं। ठीक है भाई, ये विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश है, जो पहला वंश है। इनके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। तो भाई विजयनगर साम्राज्य के पहला वंश संगम वंश है ना, तो टोटल ओवरऑल विजयनगर का ही पहला शासक कहेगा तो आप किसे कहेंगे, हरिहर प्रथम को ही कहना। ठीक है, सुलुभ वंश दूसरा वंश था, 100 से सुलुभ, 100 से सेकेंड कह सकते हैं। इसके संस्थापक नरसिंह सुलुभा हुए, विजयनगर के सेकेंड वंश हुए। तीसरा वंश तुलुभ वंश हुआ, ट से टर्सेरी, है ना, त से तुलुभ, त से थर्ड, कुछ भी कह लो, आराम है याद करने में। तो ये तीसरा वंश हुआ विजयनगर साम्राज्य का, और इनके जो फाउंडर थे तुलुभ नरसिम्हा था। और चौथा वंश हुए अरबिदु वंश, इनके संस्थापक तिरुमला था। ठीक है ना, जिन्होंने 1336 से, ये विजयनगर की बात हो रही है दादा, ये 1336 से 17वीं शताब्दी के अंत तक दक्षिण भारत पर राज किया। अगर आपसे पूछे भाई विजयनगर की स्थापना कब हुई, तो 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा हुआ था। और विजयनगर पे पहला वंश संगम, अंतिम वंश अरबिदु, कितने वंश, 4। ठीक है भाई, पतन का कारण तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, इसके अलावा कृष्णदेव राय बहुत प्रतापी राजा हुए। तो ये कौन से वंश के हैं, तो ये विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश तुलुवा वंश के शासक हुए, इन्हें ध्यान रखेंगे। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य के शासक सदाशिव राय नाम मात्र के शासक थे। अगर आपसे पूछे भाई कि विजयनगर साम्राज्य के अरबिदु वंश के किस शासक के समय जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो कहेंगे सदाशिव राय। और एक अभी आपने ऊपर में पॉइंट देखा था कि भाई राम राय जो वास्तविक शासक उस समय हुआ करता था, वो मारा गया था तालीकोटा का युद्ध में।
कई बार ऐसा होता है कि राजा तो होता कोई और है, लेकिन राजा जो है न होते हुए भी, पद पर न रहते हुए भी समस्त जो न्याय निर्णय है इनके अनुसार चलता है, पद पे नहीं है फिर भी। उसी प्रकार से जब अरबिंदु वंश विजयनगर साम्राज्य पे थे और जब तालिकोटा का युद्ध हुआ था तो सदाशिव राय नाम मात्र का शासक था, राजा था, लेकिन सारा काम राम राय के मकसद से हुआ करता था। इसीलिए वहां पे वास्तविक शासक का संज्ञा राम राय को दिया गया है तालिकोटा के युद्ध के समय, और खाली शासक कहेगा तो सदाशिव राय। ठीक है मेरे भाई। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक चली त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्ष आप कहेंगे, जिसमें उत्तर भारतीय शहर कन्नौज पर कब्जा करने हेतु राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था, जिनमें कई बार उतार चढ़ाव आने के बाद अंततः कन्नौज पर प्रभुत्व गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने जमाया। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, गुज्जर प्रतिहार वंश के फाउंडर कौन है, तो नागभट्ट प्रथम है। लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि भाई जो कन्नौज के युद्ध में विजय हुआ था अंतिम रूप से, वो माफ कीजिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज के मामले पे जो हुआ था उनमें जो विजय हुआ था अंतिम रूप से, वो प्रतिहार वंश के नागभट्ट सेकंड है। तो फर्स्ट सेकंड भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आंसर गलत करा देता है। फाउंडर है प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नोट यहां पे लिखा हुआ है कन्नौज हर्षवर्धन का सेकेंडरी राजधानी हुआ करता था, तो इसका मतलब जब सेकेंडरी राजधानी है तो प्राइमरी राजधानी जरूर हुआ होगा। तो हर्षवर्धन का प्राइमरी राजधानी थानेश्वर हुआ करता था, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा पलासी का युद्ध एक है। 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव तथा भारत के तरफ से सिराजुद्दौला या फिर जो है या इसे बंगाल का नवाब कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ था 1757 पलासी पश्चिम बंगाल में। इसे पलासी का युद्ध कहा जाता है। पलासी का युद्ध में भारत ने ब्रिटिश शासन की राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित किया था। यह भी आप अपने जेहन में कहीं ना कहीं रखेंगे। कई बार स्टेटमेंट के तौर पर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भाई किस युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश शासन की राजनीतिक सर्वोच्चता भारत में स्थापित हुई थी, तो आप कहेंगे पलासी के युद्ध में। इसके ऑप्शन में बक्सर का युद्ध भी रहेगा, लेकिन उससे पहले पलासी के युद्ध में ही सिराजुद्दौला को हराने के बाद जो है काफी जो है अपना टान पसार चुका था रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश पक्ष से कमांडर के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। यहां पे आपसे पूछेगा बक्सर का युद्ध 1764, ये बक्सर बिहार में है। ठीक है भाई, है ना। और ये 1764 में लड़ा गया था। इंडिया की तरफ से 3 शासक का जो है सेना भाग लिया था एक साथ गठबंधन करके। ये थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। इन तीनों के त्रिगुटी सेना भाग लिए थे और उधर से अंग्रेज थे हेक्टर मुनरो, इनके सेना थे। फिर भी इनमें विजय किसकी होती है? हेक्टर मुनरो की होती है। यहां पे मैंने एक चीज लिखा है, बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेनाओं के हार के बाद लॉर्ड क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव यहां पे लिखना चाहिए, इनको लॉर्ड की संज्ञा नहीं दिया गया था। रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट, वैसे तो किसी को नहीं देना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच एक इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, और इसी संधि के तहत जो है अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा यहां पे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विभिन्न क्षेत्र में प्रसिद्ध चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है टिकुली पेंटिंग बिहार राज्य का एक प्रमुख पेंटिंग रूप है जिसका नाम महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिंदी से लिया गया है। एकदम सही है, ये टिकुली पेंटिंग आपको पटना इत्यादि क्षेत्र बिहार में देखने को मिलेगा, है ना। और ये टिकुली जो है बिहार में जो महिला बिंदी लगाती है श्रृंगार स्वरूप, उन्हीं के नाम से लिया गया है। हमारे गांव घर में भी बिंदी को टिकुली कहा जाता है। इसके अलावा जीआई टैग प्राप्त बहोसली चित्रकला का संबंध जम्मू कश्मीर से है, ये भी एकदम सही है। बहोसली पेंटिंग जो है ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य से है और इसे जीआई टैग मिल चुका है। मैं भी तो सोचूं इतना आवाज क्यों आ रहा है, ये गैलरी खुला हुआ है, मैं लगा के आता हूं, एक सेकेंड। हाँ, अब बंद कर दिए, आवाज कुछ कम आएगी। नीचे बच्चे लोग खेल रहे हैं भाई, तो खेलना तो चाहिए। अब मेरे पास टाइम के अभाव है, सबके पास थोड़ी है ना। कोल्लम चित्रकला भैया, है ना, कोल्लम चित्रकला तथा तंजौर चित्रकला का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, इन्हें ध्यान रखेंगे। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग या टिकुली पेंटिंग, ये दोनों तीनों जो है ये बिहार राज्य से हो जाएगा, इन्हें ध्यान रखेंगे। झारखंड में पेंटिंग की बात करेंगे, सोहराय, खोबर या कोहबर, है ना। देखिए कोहबर जो है हमारे
गांव घर में शादी वाला एक घर को भी कहा जाता है, यहाँ पे खोबर कहेंगे इसे, है ना, खोबर ही पढ़ेंगे, खोबर, ठीक है। झारखंड में सोहराय, खोबर, पेटकर, जादोपटिया, ये सभी के सभी झारखंड में, है ना, चित्रकला का स्वरूप है। गुलर, कांगड़ा, नाम से स्पष्ट है, कांगड़ा घाटी, गुलर, कांगड़ा, ये पहाड़ी चित्रकला, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश के चित्रकला का रूप है। उत्तराखंड में एपन पेंटिंग प्रसिद्ध है और चितई पेंटिंग प्रसिद्ध है, एपन ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा बरली, नाम से स्पष्ट है, बरली लिंग का नाम आपने सुना होगा, जगह का नाम है महाराष्ट्र में, तो बरली लोक कला पेंटिंग, रंगोली पेंटिंग, ये सब आपको कहां पे मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। इसके अलावा फुलकारी, फुलकारी लोक कला, ये आपको पंजाब के अंदर देखने को मिलेगा, कहां पे, पंजाब। कलमकारी लोक कला और मुगल्लू, ये मुगल्लू पेंटिंग और कलमकारी, है ना, ये दोनों के दोनों आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। फर चित्रकला तथा मंडाना चित्रकला, ये आपके राजस्थान से संबंधित है। सुरैती और तिलंगा चित्रकला, ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। कसूती चित्रकला, ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ठीक है मेरे भाई, है ना। कालीघाट पेंटिंग और अल्पना चित्रकला, देखिए कालीघाट पेंटिंग बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और ये अल्पना पेंटिंग, जैसे उत्तराखंड में एपन था ना, उसी प्रकार से ये अल्पना पेंटिंग है पश्चिम बंगाल में, बस थोड़ा सा नाम का डिफरेंस है, लेकिन एक ही जैसा होता है लगभग। इसमें चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों के दोनों कोलकाता में जो है फेमस है। चिकनकारी के लिए आप सभी को पता होगा, नवाबों का शहर लखनऊ में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है ना भैया, तो ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। जरी कार्य के लिए गुजरात के नवसारी और सूरत प्रसिद्ध है, जरी होता है ना, कपड़ों पे कढ़ाई वगैरह। जम्मू और कश्मीर में भोसली चित्रकला प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे नोट करके मैंने एक चीज लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया, अल्पना चित्रकला और एपन पेंटिंग बनाने के लिए चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। जहां एपन उत्तराखंड में है, वहीं अल्पना कहां पे है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार के द्वारा, है ना, संचालित विभिन्न योजनाओं मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है, मिशन परिवार विकास एमपीवी भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसे 2016 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाना था। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मैंने यहां पे रखा है, सही है अपने आप में। दूसरा स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक नई जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है। अपने आप में दोनों स्टेटमेंट राइट हो जा रही है। देखिए फर्टिलिटी रेट बहुत मायने रखता है आपके जनसंख्या वृद्धि या घटत होने में। जैसे चीना का मतलब चीन जो है उनकी समस्या बन चुकी है, फर्टिलिटी रेट काफी गिर गई है, वहां पे जनसंख्या जो है इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहे हैं। तो उनके जो लगाए गए बहुत सारे नियम है जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए, वही चीज उनके लिए अभी अभिशाप बन रहे हैं। उसी प्रकार से अब इंडिया में जो यूएनओ है ना, इन्होंने फर्टिलिटी रेट का एक अनुमान लगाया है भारत का, जिसमें अपने औसत फर्टिलिटी रेट से जो है नीचे पाया गया है, 1.9 पाया गया है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है जनगणना वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ा दिया हूं, दोबारा बोलने की कोई भी जरूरत मुझे नहीं दिख रहा है। इसके अलावा मिशन परिवार विकास एमपीवी भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसे 2016 में स्टार्ट किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च प्रजनन द्वार, है ना, उच्च प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 3 से ज्यादा किसी स्टेट का है, उस समय 7 स्टेट जो है काउंट किया गया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम। इन 7 राज्यों के 145 से अधिक जिलों में परिवार नियोजन सेवाओं और भी जो भी मतलब तकनीक है ताकि फर्टिलिटी रेट को जो है डाउन किया जाए, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां हैं और कंडोम वगैरह है, ये सब के माध्यम से और कई सारे दवाई के माध्यम से जो है इस मिशन को चलाया गया था, ताकि इनकी फर्टिलिटी रेट जो है कम किया जा सके या जनसंख्या, जिसके तहत जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सके। इसके अलावा नोट करके यहां पे लिखा हूं 2025 तक भारत का लक्ष्य जो है कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2 से 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर के करीब लाना है। लेकिन यूएनओ जो है एक शॉकिंग रिपोर्ट ला दिया भाई कि भाई इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है ये 1.9 पे पहुंच गया है। अब 2025 में जितनी रिक्वायर्ड था उससे नीचे यूएनओ ने अनुमान लगाया है। अभी हमारा जो सेंसस है उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। अब 2021 का पता नहीं, 31 तक आ जाए शायद, है ना। अरे मजाक कर रहा हूं, आ जाएगा अगला साल तक। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र की नई
जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 146.39 करोड़ है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश इंडिया को बनाता है। दूसरे स्थान पे चाइना को डालता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि देश की कुल प्रजनन दर जो है 1.9 हो गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। इतना तो रिक्वायर्ड है, 2 से 2.1 ही तक के बीच में हमें रखना था, ये लक्ष्य हमने रखा था 2025 तक। लेकिन यूएन कहता है कि भाई तुम्हारा जो फर्टिलिटी रेट है ये 1.9 हो गया है, फिर भी तुम्हारी जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन चलाया गया था उनके बारे में तो सबको जानकारी होगा भाई, कि मोदी साहब की जो पहली कार्यकाल था उनके इनिशियल मिशन में से था। तो आप अंदाजा लगा लिए कि भाई कौन से ईस्वी में आए थे और कब चलाए होंगे। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत जो है 1 अक्टूबर 2021 से हुआ। बच्चा इनको पढ़े ही नहीं है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कुछ भी देखा और सीधे जो है 2014 आंसर करके आ गए और अपना नंबर कटवा के आ गए। तो इसको याद रखना, 2021 में स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसका लक्ष्य 5 वर्षों में है ना, यानी 21-26 में भारत की सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाना है। ठीक है ना। इसके अलावा निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला स्टेटमेंट है, पेड़ पौधों में परागन पोलिनेशन हेतु कीटों को आकर्षित करने के लिए पुष्प का दूसरा चक्र जिम्मेवार है। बिल्कुल सही है, दूसरा का सेकेंड लेयर जिम्मेवार है। पहले पुष्प का फोटो दिखाऊंगा, एक एक अंग का जो है काम से लेकर के नाम तक जान जाना है, क्योंकि पुष्प एक ऐसा चीज है जिस प्रकार देखने में मनमोहक होता है उसी प्रकार एग्जाम में आपको नंबर दिलाने में बहुत अच्छा रोल निभाता है। दूसरा कथन है भाई, पराग कोश में परागकण पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। यही पराग कोश, जिसे एंथर कहते हैं अंग्रेजी में, पोटुंडू फिलामेंट से मिलकर पुंकेसर स्टेमेन बनाते हैं। जिनको अंग्रेजी में चाहिए अंग्रेजी में लिख दिया है ना। तो ये 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत? उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। अब आइए पुष्पों के अध्ययन से स्टार्ट करते हैं, फिर विभिन्न पार्ट का अध्ययन करेंगे और उनके काम के बारे में जानेंगे और इमेज सहित देखेंगे। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। जो ब्रांच होते हैं स्टडी की, उसके अंतर्गत पुष्प का अगर आप स्टडी करते हैं तो उसे एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प द्वारा आवृत बीजी पौधों एंजियोस्पर्म आवृत बीजी और एक नग्न बीजी पौधे भी होते हैं। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म, जिसे हिंदी में आवृत बीजी पौधा कहेंगे, में लैंगिक जनन का कार्य संपन्न होता है। किसके द्वारा? फूल के द्वारा। अब ये भैया फूल का इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए कोई एक फूल है, ये कौन सा फूल है मैं नहीं जान रहा हूं कि ये कौन सा फूल है। जो फूल में सबसे निचला डेंटल होता है उसे पेडिकल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेडिकल कहा जाता है। ठीक है भाई, पेडिकल कहा जाता है। तो पहले पेडिकल के बारे में पढ़ेंगे। पुष्प वृत्त, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीचे वाला जिसको पकड़ के आप फूल को तोड़ते हैं ना, वो पेडिकल है ना। तो पेडिकल पुष्प पर लगे डंठल को कहते हैं। इसकी चोटी बढ़कर पुष्पासन बनाती है, जिसे सभी पुष्पीय अंग जुड़ी रहती है। ठीक है, ये जो मोटका है ना, ये वाला पुष्पासन है। यहाँ पे कोण ही बोलते हैं गांव घर में इसको, गोल रहता है ना। और इसके नीचे जो ये अंकुरी है, सेपल है ना, इसके सभी जो निचला पोर्शन है इस वाले गोलू में समाये हुए रहते हैं। ठीक है, तो पेडिकल, पुष्पासन और फिर अंकुरी, है ना। इसको जो है ये जितने भी ये सेपल लिखा हुआ है ना, ये सब अलग अलग सेपल है ना, यानी ये इकाई है, ये ना, ये जो है इकाई है किसका? बाह्य दलपुंज का, क्लैक्स का। अगर ये चारों हरा वाला जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इनको मैं एक साथ बोलूं कि इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे इसे क्लैक्स कहा जाता है, बाह्य दलपुंज कहा जाता है, बाहरी दलपुंज कहा जाता है। अब देखिए ये 4 गो है, तो एगो पुष्प में 50 गो दलपुंज थोड़ी होता है, दलपुंज एक गो होता है। अगर इसको हम कंबाइंड रूप से देखें तो अगर ये बंद हो जाए, अगर ये पुष्प मान लो कि अभी खिला नहीं है ना, तो ये दलपुंज रहेगा। ठीक है भाई, ये क्या रहेगा? दलपुंज रहेगा। और दलपुंज क्या इकाई, जैसे अगर आप अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, इसे सेपल्स कहते हैं। तो ये इमेज सही समझेंगे, पहले पेडिकल हो गया, फिर उसके मुंह को पुष्पासन कहते हैं, उससे आगे जाएंगे तो क्लैक्स या बाहरी दलपुंज होता है। और बाहरी दलपुंज के जो इकाई होते हैं, जो अलग अलग करने पे अलग अलग दिखेंगे, और ये हरा कलर का होता है ना, तो इसे हम कहेंगे भाई सेपल्स। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आपसे पूछे भाई दलपुंज का जो है इकाई क्या होता है, तो सेपल्स कहेंगे। दलपुंज का कलर कैसा होता है, तो फिक्स कलर है, हरा कलर का होता है। इसके अलावा ये पुष्प की सबसे बाहरी चक्र होते हैं। ये पुष्प की क्या है? ये सबसे बाहरी चक्र होते हैं, ऑर्टर चक्र होता है। अब है दोलपुंज, कोरेला, इसकी इकाई को दलपत्र, पेटल्स कहा जाता है। देखिए ये जो पेटल्स है ये फूल के भाग है, अगर ये खिले नहीं हुए तो ये सब ढक जाएगा, ये ढका हुआ रहेगा। तो जब तक ये खिला नहीं हुआ,
ये लाल वाला पत्ता, उन समग्र को एक साथ क्या कहेंगे आप? दलपुंज कहेंगे, कोरल्ला कहेंगे। यही आप भगवान चाहे जब फूल को आप तोड़ते हो ना तो जनरली यही चढ़ाते हो। गुलाब के पत्ते क्या है? यही तो है ऊपर वाला दलपुंज, ठीक है। ये क्या है? सेकेंड लेयर है। इसकी इकाई दलपत्र पेटल्स है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो रंगीन होता है। वो डिपेंड करता है फूल किस कलर के पैदा होंगे, वैसा ही होगा। ये रंग फिक्स नहीं है। पुष्प का यही चक्र परागन पोलिनेशन हेतु कीटों को आकर्षित करता है। तो कई सारे बात ध्यान रखना है भाई, पोलिनेशन हेतु कीटों को आकर्षित करने वाले पुष्प का कौन सा लेयर? सेकेंड लेयर। इसको क्या कहेंगे? दलपुंज कहेंगे। दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। दलपुंज का कलर कैसा होता है? फिक्स नहीं होता है, लेकिन बाहरी दलपुंज का कलर हरा होता है, फिक्स होता है, पहला लेयर होता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। पुमंग और जयांग को पढ़ना है ना। देखिए पुमंग क्या होता है? यह पुष्प का तीसरा लेयर होता है। यहां पे अपन देखेंगे पहला लेयर देखे थे, फिर ये पत्ता वाला दूसरा लेयर है, इसको इकट्ठे को तीसरा लेयर कहेंगे, ठीक है भाई। ये तीसरा लेयर है पुमंग। यह पुष्प का तीसरा लेयर है जो दलपुंज से ढका रहता है। यह पुष्प में नर जनन अंग होता है। इसकी इकाई पुंकेसर होता है। तो कई बार आपसे पूछता है पुष्प का जो है मादा अंग और नर अंग, तो नर अंग पुंकेसर हो सकता है, पुमंग हो सकता है। मादा अंग जायांग हो सकता है ना, जायांग हो सकता है, या स्त्री केसर हो सकता है। इसके अलावा परागकोश, ये क्या होता है? एंथर। पुटुंतु फिलामेंट से मिलकर पुंकेसर स्टामेन बनाते हैं। परागकोश एंथर में पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। अब इस चीज को इस इमेज से रिलेट करो एक सेकेंड, तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा कि कौन से अंग कहां पे जाके क्या बनाता है और क्या कहलाता है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे मुझे स्क्रीन हाईलाइट करने नहीं आता, नहीं तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता। अभी इतनी मैं नहीं हुआ हूँ इस सिस्टम पे पढ़ाने में, ठीक है भाई। इसके अलावा जायांग, यह पुष्प के केंद्र में मादा जननांग होता है। इसकी इकाई एंडप कार्पेल होता है। यहाँ पे इस साइड वाला आप देख रहे हैं, है ना, इधर मादा वाले अंग का नाम, इधर इधर जो है आपका नर वाले अंग का नाम है। कौन से दो चीज मिलके आपका क्या बनता है? यहाँ पे आप देख रहे हो फिलामेंट और एंथर को मिलके पुंकेसर बनता है ना। तो ये जो चीज मैंने यहाँ लिखा है, इस फूल को अगर आप ठीक से देखोगे तो सब चीज आराम से समझ जाओगे। जायांग क्या होता है भैया? मादा जननांग। पुमंग क्या होता है भैया? नर जननांग फूलों के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अंडप, कार्पेल या स्त्री केसर। स्त्री केसर भी मादा जननांग कहेंगे अपन फूलों के अंदर। स्त्री केसर के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं: वर्तिकार्ग, स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय ओवरी, जो फूल के मादा प्रजनन अंग का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलके वर्तिकार्ग पराग कणों को ग्रहण करता है, वर्तिका उन्हें अंडाशय तक पहुंचाती है और अंडाशय में बीजांड होते हैं जो बाद में बीज और फल में विकसित होता है। ये पूरा चक्र मैंने समझा दिया कि कैसे जो है एक फूल से जो है आपके बीज तक का जो है सफर बता दिया हूं, ठीक है भाई। इसको ठीक से दोबारा पढ़िए, है ना। अंडप, कार्पेल या स्त्री केसर के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। इनके होते हैं वर्तिकार्ग, वर्तिका और अंडाशय, जो फूल के मादा प्रजनन का निर्माण करते हैं। वर्तिकार्ग पराग कणों को क्या कर देता है? ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है, लेता है। वर्तिका उसे क्या करता है? अंडाशय तक ढकेल देता है। और अंडाशय में जो बीजांड होता है ना, जो बाद में बीज और फल में विकसित होते हैं, ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। पहला है महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार आदित्य बिरला को दिया गया है। कुमार आदित्य बिरला को दिया गया है। एक सेकंड, महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार आदित्य बिरला को दिया गया है, ये गलत है। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार 2025 मरणोपरांत श्री स्वर्गीय रतन टाटा साहब को दिया गया, ये भी गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसा कैसा गलत पूछा गया? निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगा। अच्छा हाँ, दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स की स्थापना हैदराबाद स्थित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास में परिवर्तनकारी योगदान दिया हो। वर्ष 2025 के लिए यह पुरस्कार भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह साहब को दिया गया था, ठीक है। लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी दिया जाता है, यानी दो स्टेट जो है आपके लता मंगेशकर पुरस्कार देने का काम करते हैं। साल 2024 का लता मंगेशकर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को दिया गया था। 2024 वाला ये भी अभी इंपॉर्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 2-3 साल तक इंपॉर्टेंट रहता है। महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 पंडित भीमराव पंचाले को दिया गया है, ये करंट के क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो
पंडित भीमराव पंचाले को दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। अब मैं मध्य प्रदेश सरकार का 2025 वाला लता मंगेशकर क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो है डिसाइड नहीं हुआ, ज्ञात नहीं हुआ। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान भी दिया जाता है, या फिर इस बीच में दिया गया होगा 4-5 दिन में, तो मैं नहीं बता सकता, है ना। अगर दिया गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं जिक्र कर लूंगा, है ना। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित राजा काले को 2024 के तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी मध्य प्रदेश सरकार देते हैं। जबकि संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य को वर्ष 2025 के लिए तानसेन सम्मान दिया गया है। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार का तो मैंने पहले 2024 के लिए जो है सोनू निगम को जो है आपको ये दिलवा दिया था, लता मंगेशकर, मध्य सरकार वाला, मध्य प्रदेश सरकार वाला। अब मध्य प्रदेश सरकार के तानसेन सम्मान जो है 24 और 25 के लिए यहाँ पे नाम लिख दिया हूं, ध्यान रखना एग्जाम में आएगा। इनके अलावा कालिदास सम्मान भी देते हैं मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित दिए गए इसरो द्वारा प्रमुख कार्य को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। इसरो का भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को इसरो ने डिजाइन किया है क्या? अबे महासागर मिशन है तो इसरो क्यों करेगा? तो यहां पे मुझे गलत लग रहा है पहला। दूसरा है CMS-03 सैटेलाइट मुख्य रूप से संचार सेवा से संबंधित है, ये दूसरा स्टेटमेंट अपने आप में राइट है, तो दूसरा राइट है, पहला रॉन्ग है। ठीक है भाई। अब देखिए पहला रॉन्ग क्यों है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा तथा चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT हाल फिलहाल में जो है ये क्वेश्चन आपके है ना देखे गए हैं, है ना। कहां देखे गए ये नहीं बताऊंगा, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है 35 क्लास सीरीज के एक पॉइंट में, ये पार्टिकुलर पॉइंट भाई कि जो आपका ये समुद्री मिशन है भारत का, उनमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को कौन सा इंस्टीट्यूट सपोर्ट किया है, ऐसे करके बताया था और एग्जैक्ट वही चीज पूछा था। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो इसका नाम याद रखना, चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। जैसे भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम समुद्रयान है। इसके अलावा भारतीय प्रक्षेपण यान ने 34 देशों के 400 से अधिक विदेशी उपग्रह को कक्षा में पहुंचाया है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। आप लोग भी जो है याद रखना, कुछ ऐसे पॉइंट जो मैं जोर दे के बताता हूं उसे जरूर नहीं लेते कंटेंट तो लिख लिया कीजिए, आपको काम आएगा। बहुत दिन इस क्षेत्र में बिताया, 2011 से 26 चल रहा है, 15 साल लगभग मैं यही चीज करता हूं जब भी टाइम मिलता है। आज तक कभी इंस्टाग्राम नहीं देखा, फेसबुक नहीं देखा। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो रहेगा आपसे ज्यादा मेरे अंदर, तो बात मान लो जो है सफल हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे भाई कि इसरो जो है अब तक कितने देशों की यान को जो है भारतीय प्रक्षेपण यान कहेंगे, इसरो नहीं कहेंगे, है ना, तो 34 से अधिक देशों के लगभग 400 से अधिक सैटेलाइट को जो है अपने जगह तक पहुंचा चुका है। नोट, एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले भारतीय कप्तान शुभांशु शुक्ला कुल 18 दिन तक जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में अपने बिताए थे, ये भी ध्यान रखना। इनकी डे की संख्या पूछे जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन जो DRDO वगैरह या फिर जो भी टेक्निकल एग्जाम होती है वहां पे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी शुभांशु शुक्ला जी को कौन सा पुरस्कार मिला है, कल या परसों से ये चर्चा में है, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा अगर आपको पता है। ठीक है। इनके अलावा निसार मिशन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है। नासा और इसरो का यह संयुक्त मिशन है जिसको प्रक्षेपित कर दिया गया। ये कौन सा उपग्रह है? ये संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जो पृथ्वी के सतह से विस्तृत अध्ययन के लिए 2 अलग अलग रडार L बैंड और S बैंड का उपयोग करता है। इसे 30 जुलाई 2025 को GSLV F-16 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये रॉकेट का नाम जरूर याद रखें कि निसार भाई कौन से रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। इनके अलावा, है ना, CMS-03 सैटेलाइट संचार सेवा से संबंधित है, जिसके स्टेटमेंट 2 में रखा था मैं। यह एक मल्टी बैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग स्थित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा, है ना। हाँ सही बात। जिसे LVM-3M5 से, ये भाई आपके रॉकेट का नाम हो गया, नवंबर 2025 में प्रक्षेपित किया गया था। ये सबसे भारी 4400 किलोग्राम का वजन है, स्वदेश रूप से निर्मित उन्नत संचार उपग्रह है। इसे GSAT-7R भी कहा जाता है। यहां से एक बात और ध्यान रखना कि भाई CMS-03 को और क्या किस नाम से जानते हैं, तो GSAT,
है ना, 7R के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। ये इंडिया में स्वदेश रूप से निर्मित सबसे भारी उपग्रह है, 4400 किलोग्राम इसकी वजन है। इसके जो लॉन्च व्हीकल है, मतलब माफ कीजिएगा रॉकेट है, कौन से यान से जो है इन्हें लॉन्च किया गया था, तो LBM-3M5 नाम देना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सैटेलाइट का नाम CSF-03 है, ये लॉन्च व्हीकल का नाम है ना, लॉन्च व्हीकल है, LBM-3M5 नाम है, रॉकेट समझ सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा इसरो के 100वें मिशन को किस रॉकेट से अंजाम दिया गया, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ सकता है। तो इसरो के 100वें मिशन को GSLV F-15 से जो है लॉन्च किया गया। इसे कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2025 में। तो अगर आपसे पूछे इसरो ने अपना 100वां मिशन को किस वर्ष में अंजाम दिए, तो 2025 आंसर कर देना, बहुत ज्यादा जो है दूर मत चला जाना, है ना। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, और जिसमें NBS-02 नेविगेशन उपग्रह को जियो कंस्ट्रेंट ट्रांसफर, है ना, ऑर्बिट GTO में स्थापित किया गया था, और यह इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। एक एक बात ध्यान रख लेना, कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई 100वां मिशन का नाम क्या था, 100वां मिशन में कौन से रॉकेट का इस्तेमाल हुआ था, 100वां मिशन किस वर्ष में जो है मतलब इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ध्यान रखना, सभी बातों का जवाब इस पॉइंट में है। नोट, यहाँ पे इसरो ने एक ही साथ में जो है 104 सैटेलाइटों को जगह पे पहुंचाया था। वो रॉकेट का नाम क्या था? तो आप कहेंगे PSLV C-37। 2017 में इस प्रकार का कारनामा किया था। और ऐसे क्वेश्चन लगभग 20 साल तक इंपोर्टेंट बने रहते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन हो जाता है भाई 104 उपग्रह को एक साथ जो है प्रक्षेपित करना। इनके अलावा NVS का फुल फॉर्म इससे पहले ऊपर में आया था, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब एक उपग्रह का नाम है भैया EOS-09 सैटेलाइट, जिसे रिसैट-1B भी कहा जाता है। जैसे अभी मैंने CMS-03 को कहा भाई कि भाई GSAT-7R कहा जाता है, उसी प्रकार से EOS-09 को क्या कहा जाता है? रिसैट-1B कहा जाता है। यह एक उन्नत भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, जो सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार सार से सुसज्जित है ना, जो सभी मौसमी में दिन और रात में पृथ्वी की इमेजिंग करने में सक्षम है। और इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV C-61 से लॉन्च किया गया है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई साहब को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अग्निपुत्री किसे कहा जाता है? डॉक्टर टेसी थॉमस को कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि भाई इन्होंने जो है अग्नि मिसाइल में अपना अहम योगदान दिए थे, टेसी थॉमस जी, इसीलिए इन्हें अग्निपुत्री की संज्ञा दी गई है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवन को कहा जाता है। नोट यहां पर लिख दिया हो, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष V नारायणन है, इन्हें भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़कर सही उत्तर का पता लगाइए। जूट खरीफ फसल का उदाहरण है। सभी भारतीय राज्य में सबसे अधिक जूट का उत्पादन मेघालय राज्य में होता है। कर दिया ना सत्यानाश, मेघालय राज्य में नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, रजत फाइबर क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन वर्तमान समय में गुजरात राज्य करता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है, बहुत अच्छी बात है। भारत में सबसे पहले जूट का मिल रिसरा पश्चिम बंगाल में 1855 के समय में लगाया गया था, है ना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक भी है, और इंडिया में सबसे बड़ा जूट उत्पादक जो स्टेट है वो पश्चिम बंगाल है। इनके अलावा कपास की खेती के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यहां पे एक चीज जरूर ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे मैंने कपास उत्पादन के बारे में नहीं बताया हूं। भारत विश्व में प्रथम स्थान है, कपास उत्पादन में नहीं तो गलत हो जाएगा। कपास की खेती के क्षेत्र में, मतलब मान लीजिए भारत इतने जगह पे कपास की खेती करता है, और दुनिया की कोई भी कंट्री जो सबसे अधिक करता है भारत के अलावा मान लीजिए इतने जगह पे करता है। इसमें से हमें क्या समझ में आया कि जो कपास की क्षेत्र है, खेती करने की दायरा है, लिमिट है, वो सभी देशों के तुलना में इंडिया में ज्यादा क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। हालांकि पैदावार कम होता है दूसरे देश की तुलना में। तो इस बात से आपको यह समझ जाना चाहिए कि कपास के उत्पादन में इंडिया प्रथम स्थान पे नहीं है वर्तमान में, लेकिन ज्यादा क्षेत्र जरूर इस्तेमाल करता है कपास के पैदावार के लिए। अब इंडिया में बात आता है कि जितने भी कपास आता है उनमें सबसे अधिक कौन से राज्य प्रोड्यूस करता है, तो आप कहेंगे गुजरात करता है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र और भी कई सारे स्टेट है जो कपास प्रोड्यूस करता है। देखिए, कपास की खेती का एक रीजन है जो डेक्कन का क्षेत्र होगा, वहां पे कपास ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि डेक्कन के क्षेत्र में आपको काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है, और कपास जो है काली मिट्टी में बहुत अच्छा उपज देता है। भारत में पहली कपास का मिल 1818 में
कोलकाता के पास फोर्ट विलियम में बैठाया गया था। माफ कीजिएगा, फोर्ट ग्लस्टर। फोर्ट विलियम कहेंगे दिक्कत हो जाएगा, वो भी एक जगह है, ठीक है, कलकत्ता में ही है। तो यहाँ फोर्ट ग्लस्टर में 1818 में कपास का मिल बैठाया गया था, लेकिन है ना यह विफल रहा था किसी कारणवश से। फिर जो सफल सूती मिल या कपास का मिल 1854 में मुंबई में एस्टेब्लिश किया गया था। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, यहां पे लिख दिया हूं। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है। भारत में हरित क्रांति 2 चरण में आए थे। अगर आपसे पूछे कितने चरण में आए तो 2 चरण में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1967 में हुआ, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 61 से 66 रहा था और 1900 उसके बाद में गैप हो गई थी पंचवर्षीय योजना में। तो मुख्य रूप से हरित क्रांति जो इंडिया में एंट्री मारी, उस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना चल ही नहीं रहा था, ठीक है मेरे भाई। फिर भी आप तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात रिलेट करेंगे। 1967 में सबसे पहले पंजाब में आया था और MS स्वामीनाथन के प्रयास से आया था। हरित क्रांति सबसे अधिक गेहूं पर असर डाला था। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, इंडिया में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है और ब्लैक क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। आप लोग बता देना सुनहरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। एक क्वेश्चन और यहां पे पूछता हुआ जा रहा हूं। ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और अंतिम पॉइंट था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। और हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग कर व्हाट्सएप पे जाकर आप छोटी सी फी अदा करके कंटेंट बाय कर सकते हैं और अपनी जर्नी को सफल बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। कैसे कटेगा, एक सेकेंड, हाँ।